Hello 7th class, today we are going to start lesson number 2 of history, New Kings and Kingdoms. In this chapter, we are going to study about the new kingdoms which emerged in the nearby the 7th century. See, many dynasty emerged after the 7th century. काफ़ी सारी dynasty emerge हुई थी और उनकी पिक्चर ना यहाँ पर आपको शो कर रखी है. And this map is very important in concern of examination. See here, ये चाहमनाज हैं जिन्हें हम चौहान के नाम से भी जानते हैं, चंदेलाज हैं, परमार्स हैं, यहाँ पर पाल्स हैं, यहाँ पर राष्ट्रकूट्स हैं, यहाँ पर चौलाज हैं, यहाँ पांड्याज हैं, ये चेराज हैं. ये सब हमें धीरे धीरे थ्रू आउट पूरी बुक के अंदर लेसन वाइज हम सबको पढ़ेंगे फर्दर. बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 7th सेंचुरी के इमर्ज होने वाले न्यू किंग्स हैं, किंगडम्स हैं. किंगडम्स क्या होते हैं? राज्य जो हम कहते हैं, नए नए साम्राज्य उभर के आए हैं. आज मैंने सोचा है कि आपको एनसीईआरटी की बुक के नोट्स के द्वारा पढ़ाऊँ जिससे कि हमारा लेसन बहुत इजीली और जल्दी ख़त्म हो जाए. बट टॉपिक सेम रखेंगे सो दैट यू कैन को रिलेट द कंटेंट टू द बुक. न्यू डायनेस्टीज़ में मैंने यहाँ पर कुछ डायनेस्टीज़ के नाम है. ये न्यू थी, ये 7th सेंचुरी में आई. शुरुआत में बिग लैंड लॉर्ड्स और वॉरियर्स होते थे जिन्हें हम सामंताज के नाम से जानते थे. ये किंग के अंडर होते थे और किंग के अंडर सामंत होते थे. सामंत जब पावर गेन कर लेते थे और वेल्थ अमीर हो जाते थे तो वो अपने आप को महासामंता या महामंडलेश्वर के नाम से बुलाने लग जाते थे. ये ही महामंडलेश्वर जब और भी ज़्यादा ताकत हो जाते थे और ऊपर हो जाते थे और इनके पास काफ़ी रीजन हो जाता था कंट्रोल करने के लिए, तो ये अपने आप को फ्री कर देते थे इस किंग से और अपने आप को खुद को किंग डिक्लेयर कर देते थे. अब किंग डिक्लेयर करने में भी ये कुछ रिचुअल्स को फॉलो करते थे और कई बार नहीं भी करते थे. यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस तरीके के प्रोसीजर के थ्रू कि पहले सामंत बने, फिर महासामंत बने और फिर किंग बने. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है चालुक्यास का. चालुक्य किंग है, किंग के अंदर राष्ट्रकूट सबऑर्डिनेट थे. सबऑर्डिनेट मतलब सामंत टाइप थे उसके. ये कर्नाटक दक्कन प्लेट्यू में थे उस वक्त. ये एक राष्ट्रकूट के चीफ थे. इन्होंने भी इसी तरीके से अपने आप को सेपरेट कर लिया और अपने आप को अपने ऊपर जो चालुक्य किंग के जो किंग थे, चालुक्य किंग थे, उनको अपने से अलग कर दिया, भगा दिया और उस रीजन को अपने अंडर कर दिया. दंती दुर्गा एक नाम का दंती दुर्गा एक जो हैं ये राष्ट्रकूट के सबऑर्डिनेट थे, जो कि चालुक्य के सबऑर्डिनेट थे, राष्ट्रकूट के जो बाद में किंग बने. इन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भा. हिरण्यगर्भा का मतलब होता है गोल्डन वॉर्म. मतलब कि आप जन्म से तो नहीं है क्षत्रिय, आप किंग नहीं हैं, लेकिन अब आपके अंदर क्वालिटी गेन हो गई तो आप बनना चाहते हो, तो उस क्षत्रिय बनने के लिए आपको इस रिचुअल को फॉलो करना पड़ेगा. ये ब्राह्मण्स करवाया करते थे, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है सबने ही हिरण्यगर्भा से ही अपने आप को क्षत्रिय सिद्ध किया हो. और भी अलग तरीके थे. जब मिलिट्री बहुत पावरफुल हो जाती थी सामंताज की, तो उसमें कादम्बा मयूषवर्मनम जो कि कर्नाटक के थे और गुर्जर प्रतिहार जो राजस्थान में रूल करते हैं, ये कर्नाटक में और ये राजस्थान में, ये बाय बर्थ ब्राह्मण्स थे, लेकिन इनकी मिलिट्री पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि फिर बाद में इन्होंने अपने आप को एज अ रूलर आगे सामने लेके आए. नेक्स्ट हेडिंग है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम. अब किंग बन गए हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन भी तो चलाना पड़ेगा. एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए अब इन्होंने क्या करा, शुरुआत में अपने आप को ही नाम देना शुरू कर दिया. जैसे महाराज अधिराज कह दिया किसी ने त्रिभुवन चक्रवर्ती कह दिया. बट ये सारे नाम ना एक्चुअली अट्रैक्ट करने के लिए थे, मतलब कि अपने आप को कुछ अलग दिखाने के लिए थे. रियलिटी में किसी ग्लोरी, किसी विक्ट्री से इसका कहीं भी कोई भी संबंध नहीं था. अब किंग और सामंता दोनों के बीच में अभी एक लिंक चलता आ रहा है. वो लिंक ये है कि जो किंग है वो तो किंग है ही, बट जो सामंता है वो भी एक टाइप से किंग के तरीके की पावर रखते हैं. इसके साथ कुछ सोशल ग्रुप्स होते थे, जैसे कि
बहुत अच्छे बिजनेस पर्सनस हो गए, ट्रेडर्स हो गए, या फिर बहुत बड़े पीजेंट्स हो गए, मतलब कि कोई भी किसी भी तरीके की पावर रखता है तो सबके कंट्रीब्यूशन के द्वारा डिसीजन लिए जाते थे, डिस्कशन करके, तब सबके ही बेनिफिट्स और लॉस को अंडरमाइन करके तब ये लोग डिसीजन लिया करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है या फिर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो रिसोर्सेज में फार्मर से गेहूँ, आर्टिजन से मेटल्स के बने हुए चीज़ें, और कैटल कीपर से उससे कैटल्स लेते थे। इसमें 2 टाइप के अभी आपको बताए हैं, यहाँ 2 टाइप के रेवेन्यू थे। एक वेती था, वेती एक कैश था, कैश कैसा कि किसी आदमी को आप लेबर की तरह रखें, और नेक्स्ट कादम्बी था जो लैंड रेवेन्यू था, जो कि एक लैंड रेवेन्यू था। चौलास के टाइम में 200 तरीके के इस तरीके के और भी रेवेन्यू टाइप थे जिनको बताया गया है और जिसके बेस पर सारा किंगडम चलता था। ये रिसोर्सेज का यूज़ किस में किया जाता? फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्मी, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एंड फॉरेस्ट। आखिर टेम्पल और फॉरेस्ट नहीं, फोर्ट्स, टेम्पल और फॉरेस्ट। टेम्पल की बनाने की ज़रूरत क्या थी, फोर्ट की बनाने की ज़रूरत क्या थी? एक्चुअली ये कहीं ना कहीं प्रेस्टीज का मैटर हो जाता था कि जो इतना ताकतवर, इतना वेल्दी है, उसका मकान बहुत अच्छा होना चाहिए और उसके आसपास के मंदिर बहुत होने चाहिए। प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांटेड। प्रशस्ति एक तरीके की प्रेजिंग होती थी जो किंग अपने अंडर रहने वाले स्कॉलर ब्राह्मण से लिखवाता था उसकी प्रेजिंग के लिए, जिससे कि उसको फ्यूचर में कोई पढ़े तो सोचे भाई ऐसा राजा भी था नहीं था। बट रियलिटी से ये बहुत दूर होते थे, क्योंकि जब कोई काम आप अपने वेल नोन पर्सन से, जो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, जो फ्री भी नहीं है, उससे लिखवाते हैं तो वो कहीं ना कहीं फेक ही होता है। गुप्ता रूलर में समुद्रगुप्त, नागभट्ट, ये ऐसे रूलर हैं जिन्होंने प्रशस्ति लिखवाई और प्रशस्ति में इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया कि जो हकीकत से बहुत दूर था। इस बात की सच्चाई हमें कुछ कश्मीर के कल्हाना जो हैं उन्होंने लिखा है और क्रिटिसाइज किया है किंग्स को। तो मतलब एक तरीके का ये ऑथेंटिक है कि किंग भी गलत काम किया करता था। रिकॉर्डेड ऑन पेपर। अब जो लैंड ग्रांट करते थे ये किंग, अब यहाँ प्रशस्ति लिख दिया तो कुछ तारीफ में कुछ तो मिलेगा, कुछ अच्छा काम किया ब्राह्मण्स को देंगे तो सही। वो अक्सर वो चीज़ ये पाम लीव्स पे ना लिखवा कर एक कॉपर प्लेट पे लिखवाते थे, क्योंकि कॉपर प्लेट पे जो लिखा रहेगा ना वो फॉर एवर रहेगा, उसको दीमक खाती नहीं है। और उसको एज अ प्रूफ रखते थे, इफ़ अदर कोई किंग उसको आके जीत लेता है राज्य को तो उसको दिखाएं कि भाई हम लोगों को ये पुराने किंग ने दिया है। देन वारफेयर फॉर वेल्थ। वारफेयर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वॉर की जाती थी किसके लिए? वेल्थ के लिए। इसमें ट्री पार्टाइट स्ट्रगल बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कन्नौज के लिए कई सालों तक गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालास के बीच में हुआ। तो आपको अक्सर कोई पूछेगा तो आपको ये 3 डायनेस्टी का नाम लेना पड़ेगा। हाउ रूलर डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर। अब वेल्थ आ गई है, वार हो गई है, वेल्थ आ गई तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करेंगे? बिल्डिंग करते थे, टेम्पल को बनवाते थे, रोड, वेल, ये सब चीज़ें। लेकिन इस टाइम पे 7वीं सेंचुरी के अराउंड टेम्पल का सिर्फ अपने आप को पावर डिमॉन्स्ट्रेट कराने के अलावा और भी बहुत सारे रोल थे। उसमें और रोलों में आता है तो मेन, अगर आप किसी राजा को हराना चाहते हैं तो मेन उसके राज्य में क्या करेंगे? आप उसके किंगडम में जाके उसके टेम्पल, उसके बनवाए हुए टेम्पल को टारगेट करेंगे और वहाँ से प्लंडर करेंगे, लूट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप किंग हैं और आपने ही टेम्पल बनवाया तो आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं अपनी पावर एज अ रूलर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, क्योंकि कई राजा ऐसे भी थे जो टेम्पल में ही कोर्ट लगाते थे, अपना पूरा मंत्रियों के साथ बैठते थे। सेंटर फॉर ट्रेड, डिफरेंट पिलग्रिम्स वगैरह आते थे तो यहाँ पर ट्रेड का सेंटर भी बन जाता था। और आगे आप फर्दर पढ़ेंगे तो काफ़ी ऐसी सिटीज़ जैसे कि हम्पी वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे ये टेम्पल टाउन बने। क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर्स का आना होता था, पिलग्रिम्स का आना होता था, बैंकिंग और फाइनेंस भी अवेलेबल थे फॉर द मोबिलिटी ऑफ करेंसी। जहाँ वेल्थ का कहीं ना कहीं साइन टेम्पल था तो उस टेम्पल को हर्ट करना, मैंने बताया कि एक तरीके से किंग को हर्ट करने के बराबर था, किंग को डिफीट करने के बराबर था। तो इसका एग्जांपल अफ़गानिस्तान के रूलर थे सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, जो 997 से 1030 तक
रूल करा उन्होंने अफ़गान के गजनी में। ये हर साल आ जाते थे सब कॉन्टिनेंटल एरिया में। सब कॉन्टिनेंटल एरिया मतलब इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, ये सब जो है ना, नेपाल, भूटान, सब मिला के ये सब एरिया को हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। वो वेल्दी टेम्पल्स को अक्सर टारगेट बनाते थे। सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात का है उन्होंने ही लूटा था, और वो लूटी हुई जो वेल्थ थी, प्लंडर्ड वेल्थ थी, वो यूज़ करते थे अपनी सिटी गजनी को ग्लोरीफाई बनाने में, मतलब उसको बहुत ही अच्छा बनाने में, उसको वेल इक्विप्ड बनाने में। सुल्तान महमूद इंटरेस्टेड स्क्रॉलर। सुल्तान का एक इंटरेस्ट ये भी था कि जहाँ भी वो इस तरीके को चढ़ाई वगैरह करता है तो उसको वहाँ के लोगों के बारे में जानने में बड़ा इंटरेस्ट था। तो उसका एक इंटरेस्टेड स्कॉलर था जिसका नाम था अल-बुरीनी। अल-बुरीनी ने यहाँ के संस्कृत स्कॉलर की हेल्प से और यहाँ की जानकारी इकट्ठी करके एक अरेबिक वर्क लिखा जिसमें किताबुल हिंद ये काफ़ी ऑथेंटिक है। इसे हिस्टोरियन एज ए स्टडी के लिए भी रखते हैं कि किस तरीके का, क्योंकि कोई भी किताब है ना वो उस समय के सोशल कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन की काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती है। चाहमनास को चौहान बाद में चौहान के नाम से पहचाना गया। ये दिल्ली और अजमेर में रूल करते थे। दे वांटेड, ये एक्सपेंड करना चाहते थे अपने आप को वेस्ट में, लेकिन इन्हें बार बार वेस्ट में जो कि गुजरात है वहाँ से चालुक्य से बार बार अपोजिशन फेस करने को मिलती थी। ये ईस्ट में भी करना चाहते थे, जहाँ वेस्ट यूपी में गाहदवाल्स की भी इन लोगों को अपोजिशन फेस करनी पड़ती थी। चौहान्स के जो बेस्ट नोन रूलर हैं वो हैं पृथ्वीराज तृतीय, मतलब कि थर्ड। इनका रूलिंग टाइम ये है। इन्होंने अफ़गान रूलर सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया इन 1191। अब आपको ये मैंने सारा कंटेंट समझा दिया, और ये सब जैसे मैंने डेफिनेशन लिखे, जैसा कुछ लिखा है वो मैं आपको पूरा का पूरा एज अ पिक्चर भी सेंड करूँगी, सो दैट कि यू कैन एसोसिएट विद द लेसन। जब आप रीडिंग करेंगे तो आप इन नोट्स को देखेंगे बेटा, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने सबको समराइज़ करके आपको छोटा छोटा करके बताया, जिससे कि आपको हिस्ट्री का कंटेंट याद रहे। थैंक यू।